साथियों, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 5 साल पूरे हो रहे हैं, वैसे वैसे ये सवाल उठने लगा है कि क्या साल 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बन के आएंगे? क्या भाजपा की सरकार पुनः बनेगी? ये भी है कि क्या भाजपा विरोधी जो राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में हैं, खास दल, उसमें कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, क्या इसके नेता मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार? क्या इनके दल इस बार भारतीय जनता पार्टी को पराजित करके सत्ता में वापसी करेगी? लेकिन इस बीच एक नई खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी, जिसने बिहार में अभी अपनी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दी, उनकी पार्टी ने, जो मुस्लिम पैरोकार हैं, एक बड़े मुस्लिम मुद्दों के पैरोकार हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्या वे कहीं विपक्ष जो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और कांग्रेस है, इसके सूबे की सत्ता में वापसी के सपने को चकनाचूर तो नहीं कर देंगे, सेंधमारी तो नहीं कर देंगे, और ऐसी सेंधमारी तो नहीं कर देंगे जिससे भाजपा एक बार पुनः यूपी में सरकार बनाने को सफल हो जाए? इस बात को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपके साथ बना हुआ हूं, मेरी बात गौर से सुनिएगा। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता पाकर महागठबंधन का सपना ध्वस्त करने वाले असदुद्दीन ओवैसी का अगला निशाना उत्तर प्रदेश होगा। ओवैसी ने 2022 विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ने का ऐलान किया है। उनकी सफलता से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि ओवैसी की सक्रियता का प्रभाव विपक्ष के समीकरण को प्रभावित करेगा। दरअसल ओवैसी भाजपा और संघ परिवार के खिलाफ आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे मुसलमानों के एक वर्ग में खासे लोकप्रिय हैं। इसी के बूते वे उत्तर प्रदेश में अपना आधार बढ़ा रहे हैं, यानी आधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का लाभ उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में भी मिला, जहां सीमांचल इलाके के मुस्लिम बहुल इलाकों में उन्हें 5 सीटों पर सफलता मिली और 20 पर महागठबंधन को हराने में मदद की। ओवैसी की सफलता का असर उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन राजनीतिक समीक्षकों की नज़र में आसार यही हैं कि ओवैसी आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में असर डाल सकते हैं। यहाँ मुस्लिम वोट सपा, बसपा और कांग्रेस को मिलता रहा है, लेकिन पिछले सालों में कांग्रेस के साथ हिंदुत्व और बसपा के भाजपा प्रेम के कारण समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पहली पसंद बन गई है। ओवैसी भी कई सालों से उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल जिलों में जमीन तलाश रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनके लगातार दौरों के चलते मुसलमानों में उनकी पैठ बढ़ी है। इसकी एक वजह मुजफ्फरनगर दंगा भी है, जिसके चलते जाट और मुसलमानों में दूरी तो बढ़ी दिखी, पिछली जातियां भी सपा से छिटकती नजर आई। ओवैसी इसी पर चोट करते हैं और सपा को निशाना बनाते हैं। अगर मुस्लिम ओवैसी के साथ चला गया तो सपा का यादव मुस्लिम समीकरण दरक जाएगा और 2022 में सत्ता में आने का सपना देख रही समाजवादी पार्टी के मंसूबे ध्वस्त हो सकते हैं। हालांकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में ओवैसी को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने प्रयास कम नहीं किए। इसी के चलते पिछले साल प्रतापगढ़ सदर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उनके प्रत्याशी को बसपा और कांग्रेस से अधिक वोट मिले और तीसरे नंबर पर रहा। वे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजनीति की मजबूत धुरी बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए किसी मौके को चूकते नहीं। अयोध्या में 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया तो सबसे पहली प्रतिक्रिया ओवैसी की ही आई। उन्होंने कहा कि वहां बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह। उनकी इस शब्दावली और भाजपा विरोधी बयानों के कारण उत्तर प्रदेश में वोटों का पोलराइजेशन, यानी वोट संगठित भी होने हैं, यानी हिंदू मुस्लिम वोट संगठित हो जाते हैं। ऐसे में हिंदू वोट ज़्यादा होने के कारण भाजपा को भी इसका लाभ मिलता रहा है। इसके बाद देश के अधिकांश मुस्लिम नेताओं, धर्मगुरुओं ने यही प्रतिक्रिया दी
यानी ओवैसी का जो बयान था राम नगरी को लेके, शिलान्यास को लेके, राम मंदिर को लेके, उस पे उनके जो बाकी मुस्लिम धर्मगुरु थे उन्होंने भी उनके जैसी ही प्रतिक्रिया दी थी। उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह खुलकर भाजपा के पक्ष में बयान दिया, यानी हाल ही में उन्होंने जो भाजपा के पक्ष में बयान दिया कि सपा को रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगी और यहाँ तक कि भाजपा को भी आगामी चुनाव में मदद कर सकती है। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ मुस्लिम विधायकों समेत कई नेताओं ने बसपा छोड़ दी। मुस्लिम सपा का वोट बैंक रहा है। प्रदेश में 18% मुस्लिम और 12% यादव सपा की ताकत रहे हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट खिसका तो सपा की ताकत खत्म हो जाएगी। सिर्फ यादव के भरोसे कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। पिछले चुनाव में अति पिछड़ी जातियों पहले ही सपा का साथ छोड़कर भाजपा के साथ जा चुकी हैं। उन्हें वापस पार्टी से जोड़ने का कोई गंभीर प्रयास पार्टी ने नहीं किया। पिछले दिनों प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर सपा ने सक्रियता दिखाई थी, लेकिन वह भी कुछ घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप ही थी। और हम कुछ दिनों से ये भी देख रहे हैं कि तमाम बड़े मुद्दों को लेकर सपा के सुप्रीमो, सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी अभी सड़कों पर नहीं उतरे हैं, क्षेत्र का दौरा नहीं कर रहे हैं। उनसे कई बार पत्रकारों ने सवाल भी किया कि आप कब से फील्ड में उतरेंगे, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब इसका नहीं दिया। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी की नज़दीकियां भाजपा से बढ़ी हुई हैं। तीसरी ओर मुसलमानों को अगर मुसलमानों वोट बैंक का पोलराइजेशन करने में ओवैसी 2022 के चुनाव में कामयाब होते हैं तो उससे एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत होगी। लेकिन यह तो तय है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने की ख्वाहिश के लिए ओवैसी बड़ी ताकत भले ना बने, मगर 6-7% वोट हासिल कर विपक्ष का समीकरण तो बिगाड़ेंगे ही, और निश्चित ही उनके निशाने पे खासकर समाजवादी पार्टी और बसपा हो सकती है। साथियों, अगर आपको मेरी ये राजनीतिक समीक्षा पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक अवश्य कर लें और बेल आइकॉन वाली घंटी अवश्य दबा दें, क्योंकि समय समय पर आप जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे, राजनीतिक समीक्षाएं मिलती रहे, खबरें मिलती रहे और हम और आप यूं ही बातचीत करते रहें। आप शेयर अवश्य करें इस चैनल को और अपने साथियों के साथ इस मुद्दे पर भी बात अवश्य करें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।